नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन के अंतर्गत। ये क्लास 7th है करंट अफेयर की, जो जीआईसी लेक्चरर के लिए हम लोग कर रहे हैं। और एक क्लास और शाम को आपको मिलेगी। और ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, जो 250 क्वेश्चन के लगभग 246 क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली। ये आपका कंप्लीट होगा ये आगे के, और इसका सारे का सारा पीडीएफ हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। और जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को एक दो बार देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो इसमें दिया हुआ है वो ऐसा हो जाएगा कि पूछा जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आप लोग इसमें बड़ी रुचि लेते हैं, लोगों तो खुद शेयर करते हैं, घूम फिर के वीडियो मेरे पास आता है तो अच्छा लगता है। ये कोशिश मेरी हमारी टीम की रहती है कि आप लोगों को हेल्प की जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिए। एक एपिसोड और बचेगा, अभी इसको शाम को आपको मिल जाएगा, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। फिर इसका पीडीएफ आपको आंसर सहित मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो सबसे पहला तो प्रश्न यहाँ पर एक यही बन रहा है कि जो निसार उपग्रह है ये किसका किसका संयुक्त है, प्रयास है, संयुक्त मिशन है? तो इसरो और नासा का है, और इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसरो और नासा के बीच में जो ये मिशन है, ये ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागरीय क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए इसको छोड़ा जा रहा है। अवलोकन करेगा पूरी पृथ्वी का। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो 76वें सत्र के अध्यक्ष थे अब्दुल्ला साइद। और अब्दुल्ला साइद जो है ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार मालदीव को यूएनजीए की अध्यक्षता दी गई थी, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं कहाँ के? ये मालदीव के हैं, वहां के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला साइद। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का संबंध किस देश से है? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का संबंध है चीन से। और चीन का से इसका संबंध मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दे रहा हूं। चीन के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली हाव भाव है ये वुल्फ वॉरियर कूटनीति होती है। और ये चीनी कूटनीति जो है, ये चीनी फिल्मों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी चीनी राजनयिक की हमलावर प्रवृत्ति, अक्सर टकराव वाली जो प्रवृत्ति होती है, जैसे कोई मुद्दा उठा और वो राजनयिक वहां की बिल्कुल टकरा गए, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और जबकि उन्होंने किया होता है, तो वही ये नीति कहलाती है। बाकी मेंस का टॉपिक है, यहां समझाने भर का नहीं है। भारतीय और समझ, कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं। एक वीडियो मैंने डाला कि क्यों जाना चाहिए लोगों को पेपर देने, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं। अब इस समय भाजपा की गवर्नमेंट है तो मैंने उनका उदाहरण दे दिया, क्योंकि उनके लोग जीतने के लिए सारे प्रयास करते हैं। मैं कोई भाजपाई या कुछ ऐसा कट्टरवादी नहीं हूं, लेकिन लोगों ने उसको गलत समझा। वो बता रहे हैं कि मैं एजेंडा चला रहा हूं। सोच को विकसित करिए। आप लोग बिल्कुल बच्चों वाली सोच रखते हैं, कई बार अनपढ़ों वाली बात करने लगते हैं। आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आप बौद्धिक वर्ग में आते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। वहां मतलब केवल ये था कि अगर वो लोग जाते हैं पूरे देश का भ्रमण करके और अपनी सीटें जीतते हैं, तो लोगों ने कहा उनके पास साधन है, आपके पास जो है आप उसका उपयोग करिए। मेरा कोई उद्देश्य यहाँ वो नहीं होता है। आप लोगों को अगर लगा हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ, तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा कोई उद्देश्य मेरा नहीं था। मैं क्यों भाजपा का प्रचार करूंगा या किसी पार्टी का? यहाँ पे मेरा पढ़ने पढ़ाने का काम, मैं वो काम करूंगा। लेकिन समझ में कई बार सोच ऐसी होती है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। और अभी लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक पारित किया गया, ठीक है? तो ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। तंजाउर, तमिलनाडु में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तंजाउर तमिलनाडु में जो ये संस्थान है, उसको राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया कौन सा? और भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। और कांडला कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। और ये इसको बनाया गया पहला हरित औद्योगिक शहर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और इसकी आईजीबीसी ग्रीन सिटीज रेटिंग प्रणाली के तहत इसकी रेटिंग की गई, और उसी के तहत इसको दर्जा भी दिया गया। कटलेस एक्सप्रेस 2021 क्या है? कटलेस एक्सप्रेस 2021 क्या है? तो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, समुद्री अभ्यास, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक समुद्री अभ्यास है।
और ये समुद्री अभ्यास में आईएनएस जो तलवार है, आईएनएस तलवार ने इस समुद्री अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, आईएनएस तलवार। और ये 26 जुलाई से 6 अगस्त तक चला था अफ्रीका के पूर्वी तट पर। प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में जो क्षेत्रीय देश है वहां के, उनकी सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। और इसमें, इस संस्करण में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो आसपास के, जैसे इसमें अफ्रीकी देश, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब भाग लेते हैं। यूरोपीय संघ भी भाग लेता है, उसकी नौसेनाएं भाग लेती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने वाला 40वां भारतीय स्थान कौन सा है? ऐसे करके पूछेगा 40वां। और 40वां अगर आपसे पूछा जाए तो यह है धौलावीरा। और धौलावीरा कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है कच्छ में। और कच्छ कहां पर पड़ता है? कच्छ पड़ता है आपका गुजरात में। और गुजरात कहां पड़ता है? ये पड़ता है भारत में। और धौलावीरा जो है हड़प्पा शहर है, हड़प्पाई शहर है। और यूनेस्को विश्व स्थलों की सूची में शामिल किया जाने वाला ये 40वां शहर है भारत, और 40वां भारतीय शहर है। ठीक है। और रामप्पा भी चुना गया था, है ना। तो इस सूची में ये 25 जुलाई को जोड़ा गया, 39वां शहर था। 39वां ये रामप्पा मंदिर को जोड़ा गया था। और ये 40वां स्थान आप कहेंगे, 40वां ये धौलावीरा जो स्थान है। तो धौलावीरा 1968 में भी खोजा गया था। आपसे पूछ लिया जाए ये है कहां, तो आपको पता है कि ये कहां पर है, कच्छ में है। और ये भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक धौलावीरा गांव था, तो उसी से ये नाम लिया गया था। और कोटबा टिम्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। इससे ज्यादा गंभीर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आजादी की शौर्य गाथा होना चाहिए, आजाद की नहीं। आजादी की नहीं नहीं, आजाद की ही है, एक्सट्रीमली सॉरी, आजाद की ही है कि आजाद की शौर्य गाथा एक प्रदर्शनी है, आजादी नहीं, आजाद, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामले के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे, और उन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। आजादी का जो 75 साल पूरे होने पर जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के तहत इसको भी आजाद की शौर्य गाथा। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में इसी करंट अफेयर के सेशन में हमने बात किया था, कब उनका जन्म हुआ और कब उनकी शहादत हुई। तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए, कौन सा इनमें शामिल नहीं है? तो इसमें कराटे शामिल है, इसमें स्केटबोर्डिंग शामिल है, इसमें स्पोर्ट क्लाइंबिंग शामिल है, और इसमें सर्फिंग एक शामिल था, है ना। ऊंचा जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग, वो चढ़ाई वाला खेल जो बात हुई थी ना, चढ़ने वाला खेल। टेबल टेनिस इसमें शामिल नहीं है इस बार के, कि इस बार शामिल किया गया हो, इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो यही डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कराटे की बात की जाए, मार्शल आर्ट होता है। स्केटबोर्डिंग, ये हाई फ्लाइट स्टंट ट्रिक्स इसमें देखने को मिलते हैं आपको। सर्फिंग जो है, ये 8 दिन की अवधि में कम से कम 3 दिन की प्रतियोगिता इसमें आयोजित की जाती है, और 1995 से पैर भी चल रही थी, अब शामिल हुआ है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये चढ़ाई करने वाला खेल है, ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस देश ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दे दी? गोल्डन राइस के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें ये विटामिन से भरपूर ये चावल होता है। और अभी इसके व्यावसायिक उत्पादन को फिलीपींस में मंजूरी दी गई है। अभी तक तो शोध ही चल रहे थे, है ना। और इसके गुण हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, और इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जाएगा। और साधारण और गोल्डन राइस जो होता है, उसमें अंतर ये होता है कि साधारण चावल जो होता है, उसके पौधे में बीटा कैरोटीन पैदा होते हैं, लेकिन दाने में उसमें नहीं पाई जाती है। और ये जो गोल्डन राइस होता है, इसमें पौधे में भी होती है और दाने में भी पाई जाती है, सामान्य चावल की। इसलिए जो किस्म है, उनसे ये बेहतर हो जाता है ना। और अब गोल्डन राइस उगा सकेंगे लोग, तो धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचेगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां पे खोला गया है? और ये ब्रिज खोला गया है एम्स्टर्डम में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण एम्स्टर्डम में किया गया है, और ये लगभग 40 फीट का लंबा पुल है, और 6 टन स्टेनलेस स्टील से इसको बनाया गया है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी है? 2032 में कहां पर होंगे? तो 2032 में ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 2032 में जो इसके मेजबान शहर, अब देखिए, वो वहां पे ब्रिस्बेन को अभी तक बात हो रही है कि ब्रिस्बेन में होंगे, बाकी चेंज भी हो जाता है कई बार। डिजिटल भूमि, वैसे ब्रिस्बेन याद रखिएगा, आपको तो जब चेंज होगा तो फिर से पढ़ने को मिलेगा।
डिजिटल भूमि उपयोग डेटा संग्रह तैयार करने वाला विश्व का पहला महाद्वीप कौन सा बन गया है? और ये महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में भूमि का डिजिटल भूमि उपयोग डेटा संग्रह तैयार किया गया है। ओपन डील पहल एक वहां पे चलाई गई थी, उसी के तहत ये किया गया है। डेटा फॉर द एनवायरमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव, ये डील का फुल फॉर्म है, डील। ठीक है, तो ये जो है डेटा संग्रह और विश्लेषण पहल का नेतृत्व एफएओ कर रहा है और अफ्रीकी संघ उसके साथ काम कर रहा है। कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर किन भारतीय राज्यों के बीच में मतभेद चल रहा है? अब आपसे पूछा जाएगा मेकेदातु बांध परियोजना, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मेकेदातु की अवस्थिति है, मेकेदातु का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बकरी की छलांग। एक गहरा खड्ड था ये, जैसे छलांग मार के किसी खड्डे को आप पार करते हैं। और ये कावेरी उसकी सहायक अक्रावती है। आपसे पूछा जा सकता है अक्रावती नदी किसकी सहायक है? तो कावेरी की सहायक है, तो उसी के संगम पर यह स्थित है। और इसमें उद्देश्य इसका क्या था? बेंगलुरु शहर को पीने हेतु पानी देना, पानी भंडारण की आपूर्ति करना, यही सब था। तमिलनाडु ने आपत्ति जता दी कि कावेरी नदी का जल प्रवाह प्रभावित हो जाएगा। ऐसे ही तो नदी वाले बवाल होते हैं। किस भारतीय संगठन ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है? और ये संगठन है, इसने कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंजगुंडी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये दोनों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोनों भारतीय समुदायों ने इसको मिलकर जीता है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर जो प्रयास किए जाते हैं, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2002 से इसको शुरू किया गया था, 2021 का पुरस्कार इन लोगों को मिला है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन को किस वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय पशुधन मिशन ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जैसे अभी उनकी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने इसके लिए कई घटकों पर विचार किया, संशोधन करने के लिए भी बात की कि 2021-22 से अगले 5 सालों के लिए क्या क्या इसमें प्रयास करने हैं। लेकिन इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 2014-15 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2014-15 में ये पशुधन मिशन शुरू हुआ था, ये कोई नया नहीं है। और अब इसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी विकास, है ना, ये सारी जितनी भी योजनाएं, ये उप योजनाएं इसकी, इसी के अंतर्गत ये चलती है। उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है ना? NEIFM कहां पर अवस्थित है? तो ये पासीघाट में अवस्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर? पासीघाट में। पासीघाट कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है पासीघाट, और वहीं पर स्थित है यह संस्थान। पूछा जा सकता है पारंपरिक जो लोक चिकित्सा है, पारंपरिक जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है, उनकी औषधीय प्रथाओं की देख रेख करना, उनको संजो के रखना, उनको आगे बढ़ाना, यह कार्य करता है। एससीओ की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? संघाई सहयोग संगठन, तो ये दुशांबे 2021 में, ये दुशांबे में। और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए इसमें बातचीत की गई। रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। अफगानिस्तान की स्थिति उस समय पता चल रहा था कि कुछ कुछ गड़बड़ है, तो उसमें भी चर्चा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है? 5 स्टार होटल है, लेकिन रेलवे ट्रैक के ऊपर है, और यह स्थान है गांधीनगर। गांधीनगर पड़ता है कहां पर? गुजरात में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2021 को 16 जुलाई 2021 को इसका क्या किया? इसका वर्चुअली उद्घाटन किया, और इस कारण से ये चर्चा में आया था। और ये 318 कमरों वाला बहुत लग्जरी होटल है, बहुत लग्जरी होटल है, 5 स्टार होटल है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? मवेशियों की रक्षा के लिए, और यह है असम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट से आप ऐसी अपेक्षा इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे, है ना? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जब सब इधर हो जाता है तो वहां पर भाई वो वहां पे चैलेंजेस हैं। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक पारित किया। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद नॉर्थ ईस्ट का असम भी इसी में शामिल हो गया, जहां पे मवेशियों का वध, खपत, इन सबको करने पे सजा देने का प्रावधान किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है? एटोलिको लैगून स्थित है ग्रीस में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और पैट्रास की खाड़ी वहां पे पड़ती है, पैट्रास की खाड़ी, तो वहीं पर ये लैगून स्थित है। पैट्रास, पैट्रास की खाड़ी में स्थित है। और गोताखोरों के एक समूह ने इस लैगून में सैकड़ों दुर्लभ लुप्त प्राय जो सी हॉर्सेस होते हैं, समुद्री घोड़े होते हैं, उनको देखा था। इस कारण से ये चर्चा में आया था।
फोर कट्स रणनीति का संबंध किस देश से है? फोर कट्स रणनीति का संबंध है म्यांमार से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट जब हुआ था, उसमें म्यांमार की निर्वाचित सरकार ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद म्यांमार की सेना के लिए तातमांडा के नाम से, जिसे जाना जाता है, अपने शासन के प्रतिरोध पर नियंत्रण करने के लिए फोर कट्स रणनीति को अपनाया था। ठीक है ना? तो आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी तातमांडा क्या है, तो म्यांमार की सेना, तातमांडा म्यांमार की सेना को कहा जाता है, तातमांडा। तो तातमांडा जो है ये म्यांमार की सेना है। ताल ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है? तो ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में अवस्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और फिलीपींस का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये माना जाता है। और ताल ज्वालामुखी वहां पे एक पड़ता है बटांगस प्रांत, तो बटांगस प्रांत में है। और 34 रिकॉर्ड ऐतिहासिक अभी यहाँ पर विस्फोट हुए हैं। और रिंग ऑफ फायर जो है, रिंग ऑफ फायर वाले बेल्ट में ये आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिटी 22 मिशन का संबंध किस देश से है? और इसका संबंध है अमेरिका से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यूनिटी 22 अमेरिका की प्रमुख निजी स्पेस एजेंसी जो वर्जिन गैलेक्टिक है, वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप बीएसएस यूनिटी की अगली रॉकेट चालित परीक्षण उड़ान होगी यूनिटी 22। आपसे पूछा जाए ये कहां से, तो अमेरिका से संबंधित है। कंपनी कौन सी है? तो वर्जिन गैलेक्टिक है। ठीक है, ये वही वर्जिन गैलेक्टिक है जिससे कौन गया था, जरा बताइएगा। भारतीय मतलब भारत का कौन व्यक्ति, कौन अंतरिक्ष यात्री महिला है, इससे संबंधित है, नाम बताना उनका। नासा के किस टेलीस्कोप का मिशन विस्तार 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? नासा का टेलीस्कोप है, 2 साल के लिए इसका मिशन विस्तार बढ़ाया गया है। यह है नियोवाइस टेलीस्कोप। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नियोवाइस टेलीस्कोप ये क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और वस्तुओं के लिए अपनी खोज जारी आगे तक रखेगा, आगे 2 साल तक। और नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, नियो का मतलब होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप है ये। और 2023 तक अब ये काम जारी रखेगा। वैसे 2021 में इसको समाप्त होना था। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब मैं ऐसे प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में देता हूं या फिर ऐसे प्रश्न यहां पर रखता हूं, उसका उद्देश्य होता है कि आपकी ज्यादा फैक्ट तैयार हो जाए। लेंदी प्रश्न रहते हैं, लेकिन यहां तैयारी है अगर अच्छी तो आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। यहां उद्देश्य होता है आपकी तैयारी अच्छा कराना। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं आपके क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, जानबूझ के हार्ड रखे जाते हैं, सरल तब हो जाएंगे। और ये जो सूचकांक है, इसके तहत देशों का 5 स्तंभों के आधार पर आकलन किया जाता है। दूसरा है कि इसमें भारत को 10वें स्थान पर रखा गया जीसीआई में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को पहला स्थान हासिल हुआ। और इसमें इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो दिया है भारत को पहला, तो भारत को पहला नहीं, यहाँ पे 4th रैंक हासिल हुई थी, वैसे 10वां है। हो सकता है एशिया में आपसे रैंक पूछी जाए, नहीं तो नॉर्मली पूछी नहीं जाएगी। आप जब टेस्ट सीरीज करते हैं, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, चाहे यूपीपीसीएस की हो, आरओआईआरओ की हो, चाहे आपकी ये आपका जो जीआईसी लेक्चरर का पेपर है, इसमें हम क्वेश्चन इसीलिए हार्ड रखते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो उसको अच्छे से करिए, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन तैयार करिए। अब केवल हम ये पूछे कि हड़प्पा कहां था और छोड़ दे वहीं पे, तो थोड़ा सा है ना, मतलब बात है ना कि थोड़ा स्तर नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लाउड बेस्ड स्वास्थ्य परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? और यह है दिल्ली। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी वाली दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने 2022 तक क्लाउड आधारित स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रबंधन, क्लाउड पे सारी चीजें होंगी, तो सब कुछ कहीं से भी आप देख सकते हैं कितने बेड खाली हैं, कहां पर कौन सी सुविधा है, और सारे मतलब एक एक्यूरेट डेटा मिलेगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? और ये एशियाई देश है चीन। चीनी अभी तक मलेरिया मुक्त नहीं थे, अब ये मलेरिया मुक्त हो गया है। 2016 में श्रीलंका को किया गया था। श्रीलंका जो है, श्रीलंका में इस समय तो खाद्य संकट और आर्थिक संकट चल रहे हैं। 2016 में मलेरिया मुक्त हुआ था, लेकिन चीन अब हुआ है। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? और ये मूवी थिएटर है लद्दाख में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का उद्घाटन 11,562 फीट की ऊंचाई पर यह अवस्थित है। इतनी ऊंचाई पर आपको मूवी देखनी है तो जाइए वहां पे देख के आइए। और अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, फिर एक एपिसोड और होगा, उसमें 36 प्रश्न हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें तो 30 ही कर रहे हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी से रिलेटेड है। गोरखपुर में रखी है, और गोरखपुर में पड़ता है पिपरी तरकुलहा गांव, वहां पर रखी है। उत्तर प्रदेश का पहला ये आयुष विश्वविद्यालय है। गोरखपुर में पहले से एक मेडिकल कॉलेज है,
और एम्स का भी उद्घाटन वहां पर अभी होने वाला है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई, तो ये तरकुलहा गांव में। अच्छा चलिए 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं, 212 तक देख लेते हैं, जिससे कि फिर एक अगले एपिसोड में केवल 34 देखने होंगे। एरियाज किस केंद्रीय मंत्रालय की जुड़ी एक पहल है, और ये पहल है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की। एक बार इस प्रश्न को हमने दूसरे तौर पर इसी सीरीज में शायद डिस्कस किया था। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, है ना, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स एरियाज का फुल फॉर्म है, और इसका गठन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2014 में ही किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, और अभी इसने 7वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न क्या है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा देशद्रोह को एक अपराध के रूप में परिभाषित करती है, तो यह है 124A। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब कभी कोई जैसे समाजवादी पार्टी के एक सांसद है शफीकुर रहमान वर्क जी, उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण का बचाव करने के लिए कुछ टिप्पणी की थी, तो उनके ऊपर ये 124A के अनुसार देशद्रोह की कार्रवाई की गई थी, इस कारण से ये चर्चा में आया था। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों तक शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिससे कि वहां पर आपको जो पीडीएफ है वो दिया जाए तो आसानी से मिल जाए। आज जैसे ये समाप्त होगा, कल आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और कोई भी जानकारी लेना है 6307281212 पर आप व्हाट्सएप करें, कांटेक्ट करें। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, और वहां से आप टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।